फिल्म की शुरुआत में एक प्राइमरी स्कूल दिखाई जाती है जहां सब कुछ एक सामान्य सुबह जैसा लगता है। हाल ही में नियुक्त हुई शिक्षिका जस्टिन अपनी कक्षा में प्रवेश करती है, लेकिन वहां उसे एक चौंकाने वाला दृश्य दिखता है। उसकी पूरी कक्षा खाली है, सिर्फ एक छात्र एलेक्स मौजूद है। असल में पिछली रात ठीक 2:17 पर बाकी सभी बच्चे अचानक जाग उठे, अपने घरों से बाहर निकले और बिना किसी निशान के गायब हो गए। इस रहस्यमय घटना से पूरा शहर सदमे और उलझन में पड़ गया। एक गहन जांच की गई, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया। एलेक्स और जस्टिन से पूछताछ की गई, लेकिन दोनों ने यही कहा कि उन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। इस घटना के बाद पूरा 1 महीना स्कूल बंद रहा, लेकिन अंततः यह निर्णय लिया गया कि स्कूल को बाकी छात्रों के लिए फिर से खोला जाए। इसके दोबारा खुलने से एक रात पहले एक बड़ी बैठक आयोजित की जाती है और यहीं से कहानी की असली शुरुआत होती है। अब कहानी जस्टिन के दृष्टिकोण से आगे बढ़ती है। शहर के लोगों की एक तनावपूर्ण बैठक चल रही है। जस्टिन मंच पर आती है और खुलकर स्वीकार करती है कि वह भी सबकी तरह ही संघर्ष कर रही है, लेकिन उसके शब्द सहानुभूति जगाने के बजाय गुस्सा भड़का देते हैं। माता पिता उस पर आरोप लगाने लगते हैं कि बच्चों के गायब होने की असली वजह वही है, क्योंकि सिर्फ उसके ही छात्र लापता हुए हैं। तभी स्कूल के प्रिंसिपल मार्कस बीच में आते हैं और जस्टिन का बचाव करते हुए गुस्साई भीड़ को शांत करने की कोशिश करते हैं। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि जस्टिन को वहां से बाहर ले जाना पड़ता है। लौटने के बाद भी उसे शांति नहीं मिलती। लगातार फोन कॉल, डोरबेल बजाना और दरवाजा खटखटाना उसे परेशान करते रहते हैं। थककर और डरकर जस्टिन काली मिर्च स्प्रे लेकर बाहर निकलती है, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी कार में तोड़-फोड़ की गई है और उस पर एक डरावना शब्द लिखा गया है। अगले दिन स्कूल में जस्टिन की मुलाकात फिर मार्कस से होती है। मार्कस उसे कुछ समय के लिए काम से दूर रहने की सलाह देता है, क्योंकि माता-पिता अब बेहद गुस्से में हैं। ये सुनकर जस्टिन निराश हो जाती है और एलेक्स से बात करने की अनुमति मांगती है, लेकिन मार्कस मना कर देता है, यह कहकर कि लड़का पहले ही बहुत कुछ झेल चुका है। पुलिस की पूछताछ, स्थानीय लोगों का दबाव और उसके लिए अभी किसी से मिलना सही नहीं होगा। उसी रात जस्टिन एक बार में जाती है, जहां उसकी मुलाकात अपने पूर्व प्रेमी पॉल से होती है, जो अब एक अधिकारी है। जस्टिन वहीं अपने दिल का बोझ हल्का करने लगती है। जस्टिन अपनी हाल की परेशानियों के बारे में पॉल से बात करती है। पॉल उसे दिलासा देता है कि शहर के लोग उसके खिलाफ नहीं हैं, वे बस गम और दर्द से टूटे हुए हैं। अगली दोपहर में जस्टिन एलेक्स का पीछा करती है, जो स्कूल से घर लौट रहा होता है। जैसे ही वह अपने घर के अंदर जाता है, जस्टिन दरवाजे की घंटी बजाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। उसे घर की सभी खिड़कियां अखबार से ढकी हुई दिखाई देती हैं। तभी उसकी नजर एक छोटे से छेद पर पड़ती है, जिससे वह अंदर झांकती है। हैरानी की बात यह थी कि अंदर एलेक्स के माता-पिता बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते हैं, जैसे किसी अजीब ट्रांस में हों। डरी हुई जस्टिन तुरंत मार्कस को फोन करती है और उसे सब बताती है, लेकिन मार्कस नाराज हो जाता है कि उसने फिर से उसकी चेतावनी के बावजूद एलेक्स का पीछा किया और उसके घर पर जासूसी की। अगले दिन जस्टिन खुद एलेक्स से बात करने की कोशिश करती है। वह उससे पूछती है कि वह कैसा है, लेकिन एलेक्स गुस्से में उसे टाल देता है और भाग जाता है। जस्टिन उसके पीछे उसके घर तक जाती है और उसके माता-पिता से बात करने के लिए दरवाजा खटखटाती है, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। हताश होकर वह अपनी कार में ही रुक जाती है। रात हो जाती है और इंतजार करते करते वहीं सो जाती है। अचानक एक महिला घर से बाहर निकलती है। उसका चलना अजीब था और उसके हाथ में एक कैंची थी। वह सीधी जस्टिन की कार तक आती है और अंदर बैठ जाती है। चौंकाने वाली बात यह थी कि वह बस जस्टिन के बालों का एक गुच्छा काटकर अपने साथ ले जाती है। यहीं से कहानी एक और दिशा में मुड़ती है। अब कहानी का केंद्र बदलकर आर्चर पर आता है। वह एक पिता है जिसका बेटा मैथ्यू भी उन लापता बच्चों में से एक था। अपने बेटे के गायब हो जाने के दुख में डूबा आर्चर जुनूनी रूप से उस फुटेज को बार बार देखता है, जिसमें मैथ्यू को भागते हुए दिखाया गया है, इस उम्मीद में कि शायद कोई सुराग मिल जाए। इसके बाद दृश्य फिर शहर की एक बड़ी बैठक पर लौटता है, जहां पता चलता है कि सबसे पहले आर्चर ही था जिसने जस्टिन पर आरोप लगाया था, और उसके बाद बाकी माता पिता भी उसी के साथ खड़े हो गए। बाद में हम देखते हैं कि जस्टिन का पीछा करने वाली महिला वही है जो पहले उसकी कार पर चुड़ैल की सवारी जैसी हरकत कर चुकी थी। अगली सुबह आर्चर काम पर जाते समय
एक टावर देखता है, ठीक उसी दिशा में जिस तरफ उसका बेटा मैथ्यू गायब हुआ था। वह शहर का नक्शा निकालता है और अपने बेटे के रास्ते को चिह्नित करना शुरू करता है। दोपहर में आर्चर एक और लापता बच्चे के माता पिता से मिलता है और उनसे अपने बच्चे का दौड़ते हुए फुटेज दिखाने की अनुमति मांगता है। माता पिता सहमत हो जाते हैं। फुटेज देखने के बाद आर्चर नक्शे पर एक और रेखा खींचता है। अब उसके पास एक संभावित स्थान उभरता है जहां बच्चों के रास्ते आपस में मिल सकते थे। उसी दिन बाद में आर्चर शहर में गाड़ी चला रहा होता है जब वह जस्टिन को गैस स्टेशन पर देखता है। वह उसके पास जाता है और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी अचानक जस्टिन की आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं। वह देखती है कि खून से लथपथ मार्कस उनकी ओर भाग रहा है, बाहें फैलाए हुए। आर्चर चौंक जाता है और समझ नहीं पाता क्या करे, लेकिन अंततः उसे दखल देना पड़ता है। वह मार्कस से लड़ाई करने लगता है, जबकि जस्टिन पास की एक सुविधा स्टोर में छिपने के लिए भाग जाती है। इसके बाद कहानी का फोकस पॉल की ओर शिफ्ट हो जाता है। पॉल गश्त पर होता है, तभी उसे एक नशेड़ी सड़क पर संदिग्ध हरकत करते हुए दिखता है। वह उसका पीछा करता है और समझता है कि वह आदमी एक घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। पॉल उसे रोकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन घबराया हुआ आदमी भाग जाता है। पॉल तुरंत पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। वह आदमी अपना नाम जेम्स बताता है और कहता है कि वह वहीं काम करता है, लेकिन उसकी चाबियां खो गई हैं। पॉल उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उसे हथकड़ी लगा देता है। तलाशी के दौरान पॉल को उसकी जेब में एक सुई मिलती है, जिससे वह घायल हो जाता है। गुस्से में पॉल जेम्स के चेहरे पर मुक्का मार देता है। अपना घाव साफ करने के लिए जब वह अपनी कार में लौटता है तो देखता है कि उसका डैश कैम पूरी घटना रिकॉर्ड कर चुका है। अब वह समझ जाता है कि मुसीबत में फंस सकता है। डर और घबराहट में पॉल जेम्स से एक सौदा करता है, वह उसे छोड़ देगा, बशर्ते वह फिर कभी इस इलाके में न लौटे। वह उसे चेतावनी भी देता है कि अगली बार अगर पकड़ा गया तो उसे माफ नहीं किया जाएगा। निराश पॉल वापस अपनी कार में बैठता है। तभी उसे जस्टिन का एक संदेश मिलता है। वह उससे बार में मिलने का फैसला करता है। दोनों की मुलाकात होती है अगले दिन। जब पॉल पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है तो उसकी नजर अचानक जेम्स पर पड़ती है। पॉल चौंक जाता है और सोचता है कि शायद वह नशेड़ी उसके खिलाफ शिकायत करने आया है। वह घबराकर गुस्से में चिल्लाता है, लेकिन जेम्स तुरंत भाग जाता है। पॉल उसे पकड़ने की कोशिश करता है, अपनी कार में बैठता है और डैश कैम बंद कर देता है। इसके बाद कहानी का दृष्टिकोण जेम्स पर शिफ्ट हो जाता है। वह बुरी तरह परेशान और उन्मत्त है, क्योंकि उसके पास ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। पैसों के लिए बेताब वह चोरी के लिए जगह तलाशने निकलता है और जल्द ही एलेक्स के घर पहुंच जाता है। वह खिड़की तोड़कर अंदर घुसता है। घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। जेम्स सोचता है कि घर खाली है और आजादी से चारों तरफ घूमने लगता है, लेकिन तभी वह अचानक एलेक्स के माता पिता के सामने आ जाता है। जेम्स घबराकर माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों पति पत्नी बिल्कुल शांत और भावहीन बैठे रहते हैं, जैसे किसी ट्रांस में हों। कोई प्रतिक्रिया नहीं। राहत की सांस लेते हुए जेम्स जल्दी जल्दी घर से सामान समेटता है और बाहर निकलने की तैयारी करता है। तभी उसे नीचे तहखाने से एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है। जिज्ञासा और लालच में वह तहखाने का दरवाजा खोल देता है, लेकिन अंदर जो नजारा होता है उसे देखकर उसका खून जम जाता है। वहां सभी लापता बच्चे खड़े थे। उनकी आंखें शून्य में टिकी हुई थीं और वे किसी पारलौकिक भयानक अवस्था में थे। डरे और घबराए जेम्स की हालत खराब हो जाती है। वह तुरंत भागने लगता है। तभी एलेक्स और उसके माता पिता उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। किसी तरह जान बचाकर वह घर से बाहर निकल भागता है। अगले दिन जेम्स एक स्थानीय मोहरे की दुकान पर पहुंचता है, जहां वह चोरी का सामान बेचता है, लेकिन वहां उसकी नजर एक पोस्टर पर पड़ती है। लापता बच्चों के बारे में जानकारी देने वाले को $50,000 का इनाम। लालच में आकर जेम्स पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल करता है और दावा करता है कि उसे बच्चों के बारे में जानकारी है, लेकिन जब वह पैसे की मांग करता है तो उसे कहा जाता है कि इसके लिए उसे पुलिस स्टेशन आना होगा। मजबूरी में वह वहां जाने का फैसला करता है। दुर्भाग्य से पॉल उसे देख लेता है। डर के मारे जेम्स स्टेशन तक नहीं पहुंचता और भागकर जंगल में अपने टेंट तक लौट जाता है। वहां उसे भारी मेकअप और लाल बालों वाली एक रहस्यमयी महिला दिखाई देती है, जो अजीब अंदाज में उसे हाथ हिला रही होती है। डर कर जेम्स अपने टेंट में घुस जाता है और खुद को समझाने की कोशिश करता है कि यह उसकी कल्पना मात्र थी। कुछ देर बाद बाहर से आवाज आती है।
जेम्स आत्मरक्षा के लिए कुछ सुइयां पकड़ लेता है। जैसे ही टेंट का जिप खुलता है, वह हमला कर देता है, लेकिन सामने पॉल होता है, जिसका चेहरा पहले से ही चाकू के वार से घायल है। गुस्से में पॉल बंदूक तानता है, लेकिन जेम्स घबराकर कहता है कि उसे सच में पता है कि बच्चे कहाँ हैं। पॉल पहले तो मानता है कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन जेम्स जोर देकर कहता है कि वे पास ही एक तहखाने में हैं। दोनों साथ जाते हैं और उस घर के सामने पहुंचते हैं। पॉल अंदर जाने के लिए दरवाजा खटखटाता है और कोई उसे भीतर आने देता है। जेम्स कार में इंतजार करता रहता है। घंटे बीत जाते हैं, रात हो जाती है, लेकिन पॉल बाहर नहीं आता। आखिरकार पॉल लौटता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अब वह खुद जेम्स को पकड़कर घसीटते हुए घर के अंदर ले जाता है। इसके बाद कहानी का केंद्र मार्कस पर शिफ्ट होता है। वह सुपरमार्केट में जस्टिन से मिलता है। जस्टिन उससे आग्रह करती है कि वह एलेक्स का फोन घर पर जाकर चेक करे। मार्कस मना कर देता है, यह कहते हुए कि लड़का पहले ही काफी आघात झेल चुका है। लेकिन जस्टिन लगातार जोर डालती है तो वह मान जाता है और कहता है कि वह एलेक्स को स्कूल बुलाएगा और वहीं माता पिता के सामने उससे बात करेगा। लेकिन मुलाकात के दिन एलेक्स की बजाय वहां एक महिला आती है, ठीक वही लाल बालों वाली रहस्यमयी महिला जिसे जेम्स ने जंगल में देखा था। वह खुद को ग्लैटिस बताती है और कहती है कि वह एलेक्स की चाची है। मार्कस कहता है कि उसे एलेक्स के माता पिता से मिलना होगा, लेकिन ग्लैटिस जवाब देती है कि वे बीमार हैं और घर से बाहर नहीं आ सकते। जब मार्कस जिद करता है कि या तो वह घर जाएगा या फिर CPS चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज को शामिल करेगा, तो ग्लैटिस का चेहरा स्पष्ट रूप से परेशान हो उठता है। अगले दिन मार्कस और उसका साथी टेरी घर पर आराम कर रहे होते हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। मार्कस दरवाजा खोलता है। बाहर वहीं उन्मत्त ग्लैटिस खड़ी होती है। वह एक गिलास पानी मांगती है। मार्कस मना करता है, लेकिन टेरी उसे मदद करने के लिए भीतर बुला लेता है। अंदर आकर ग्लैटिस कहती है कि उसे गिलास नहीं बल्कि एक कटोरे में पानी चाहिए। यह उसकी आदत है। माहौल अजीब हो जाता है। वह यह भी सुनिश्चित करती है कि मार्कस ने CPS को फोन नहीं किया। फिर अचानक वह अपने बैग से एक शाखा निकालती है जिस पर रिबन बंधा हुआ होता है। वही शाखा जो उसने प्रिंसिपल के ऑफिस से चुराई थी। कुछ ही पलों बाद वह खुद को घायल कर लेती है और फिर टेरी की ओर बढ़कर उसके बालों का एक गुच्छा कैंची से काट लेती है। मार्कस 911 पर कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक घंटी बजती है और वह एक अजीब सी पारलौकिक अवस्था में चला जाता है। इसी बीच ग्लैटिस टेरी के बालों का एक गुच्छा काटकर एक शाखा के चारों ओर लपेटती है और उसे तोड़ देती है। इससे मार्कस का दिमाग पूरी तरह बदल जाता है। उसका व्यवहार भयानक हो जाता है। वह टेरी पर हमला करता है और उसके ऊपर काला तरल उल्टी कर देता है। इसके बाद वह टेरी का सिर पटककर बेरहमी से उसकी हत्या कर देता है। फिर ग्लैटिस जस्टिन के बालों का गुच्छा लेकर वही प्रक्रिया दोहराती है। इससे मार्कस एक अंधे क्रोध में जस्टिन पर हमला करने निकल पड़ता है। कुछ ही देर बाद मार्कस जस्टिन को एक गैस स्टेशन पर घेर लेता है, लेकिन आर्चर बीच में आकर उसे बचाता है। जस्टिन सुविधा स्टोर में भागकर छिप जाता है। मार्कस बार बार उस पर हमला करने की कोशिश करता है, जबकि आर्चर उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है। संघर्ष के दौरान आर्चर खुद घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी जस्टिन को भाग निकलने का मौका मिल जाता है। मार्कस पागलपन की हालत में उसका पीछा करता रहता है। तभी अचानक एक वाहन उसे टक्कर मार देता है। उसकी मौत बेहद डरावनी तरीके से होती है। सड़क पर उसका सिर बुरी तरह कुचल जाता है। कुछ समय बाद आर्चर अस्पताल में अपने घावों का इलाज करा रहा होता है। वहीं जस्टिन उससे मिलने आती है और उसे बचाने के लिए धन्यवाद देती है। आर्चर और जस्टिन बातचीत करते हैं और इस दौरान आर्चर बताता है कि उसका बेटा मैथ्यू भी अजीब हरकतें करता था। वह भी हाथ फैलाकर आगे की ओर चलता था और उसी दौरान अचानक गायब हो गया। आर्चर जस्टिन को एक नक्शा दिखाता है जिसमें उसने उन रास्तों को चिन्हित किया है जहां बच्चे गायब हुए होंगे। जस्टिन चौंक जाता है जब देखता है कि एलेक्स का घर भी उसी इलाके में है। अब कहानी एलेक्स के घर पर शिफ्ट होती है। एलेक्स एक शांत स्वभाव का लड़का है जिसे स्कूल में मैथ्यू अक्सर परेशान करता था। एक दिन स्कूल के बाद उसके पिता उसे लेने आते हैं और बताते हैं कि उसकी चाची ग्लैटिस उनके साथ रहने आ रही है क्योंकि वह बहुत बीमार है। उस रात एलेक्स खिड़की से झांक कर देखता है कि उसके माता पिता ग्लैटिस का स्वागत कर रहे हैं। अगली सुबह तैयार होते समय वह सावधानी से ग्लैटिस के कमरे में झांकता है और वहां एक लाल विग और एक पौधा देखता है। लेकिन असली डर तब लगता है जब वह एक कमजोर गंजे सी औरत को
अपनी तरफ घूरते हुए देखता है। दोपहर में स्कूल से लौटने पर एलेक्स पाता है कि उसके पिता उसे लेने नहीं आए। जब वह घर पहुंचता है तो अपने माता पिता को एक चौंकाने वाली हालत में देखता है। वे ट्रांस जैसी स्थिति में बैठे हैं और रोबोटिक आवाज में कुछ अजीब बोल रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि ग्लैटिस अब अचानक पहले से कहीं ज्यादा जवान और स्वस्थ दिख रही है। वह एलेक्स को समझाने की कोशिश करती है कि सब ठीक है, लेकिन एलेक्स जानता है कि कुछ बहुत गड़बड़ है। अगली सुबह जब एलेक्स डाइनिंग टेबल पर अपने निश्चल माता पिता के साथ बैठा होता है तो ग्लैटिस उसे चेतावनी देती है कि वह स्कूल में किसी को भी न बताए कि वह ग्लैटिस यहाँ रह रही है या कि उसके माता पिता इस अजीब हालत में हैं। एलेक्स कुछ नहीं कहता, लेकिन ग्लैटिस एक और अजीब अनुष्ठान शुरू कर देती है। वह एक शाखा पानी में डुबोकर हिंसक रुकावट पैदा करती है। डरकर एलेक्स वादा करता है कि वह किसी को नहीं बताएगा। अब एलेक्स की जिंदगी सिर्फ 2 हिस्सों में बंट जाती है, बस से स्कूल जाना और घर पर अपने अचेतन माता पिता की देखभाल करना। वह उन्हें कैन सूप खिलाता है, इस उम्मीद में कि कम से कम वे जीवित रहें। एक शाम एलेक्स ग्लैटिस को बहुत बीमार हालत में पाता है। वह उसे बताती है कि उसने सोचा था कि उसके माता पिता की जीवन ऊर्जा से वह स्वस्थ हो जाएगी, लेकिन वह अब भी काफी नहीं है। तभी एलेक्स समझ जाता है कि यह औरत उसके माता पिता से जीवन शक्ति खींच रही है। एलेक्स उसे अस्पताल ले जाने की बात करता है, लेकिन ग्लैटिस साफ मना कर देती है। इसके बजाय वह उससे कहती है कि वह अपने हर सहपाठी से कोई न कोई व्यक्तिगत वस्तु ला कर दे और वादा करती है कि अगर वह ऐसा करेगा तो उसके माता पिता बच जाएंगे। ग्लैटिस एलेक्स से कहती है कि अगर वह अपने सहपाठियों की व्यक्तिगत वस्तुएं जुटा लाएगा तो वह दोबारा पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। यह सुनकर एलेक्स को थोड़ी उम्मीद मिलती है कि शायद उसके माता पिता बच सकें। अगले दिन स्कूल में वह रुककर हर छात्र के नाम टैग चुराता है और घर लौटकर उन्हें अपनी दुष्ट चाची को सौंप देता है। उसी रात करीब 2:15 पर एलेक्स की नींद खुलती है और वह देखता है कि ग्लैटिस उन नाम टैग्स से एक अजीब अनुष्ठान कर रही है। ठीक 2:17 पर वह घंटी बजाती है और तभी सभी 17 बच्चे जैसे किसी अदृश्य ताकत के वश में अपने अपने घरों से निकलकर सीधे एलेक्स के घर की ओर दौड़ पड़ते हैं। उस दिन से ग्लैटिस इन बच्चों से जीवन ऊर्जा चूसने लगती है और एलेक्स को मजबूर किया जाता है कि वह उनका ध्यान रखे और उन्हें खिलाए पिलाए। एक दिन जब एलेक्स स्कूल से लौटता है तो वह हैरान रह जाता है। घर के अंदर पॉल और जेम्स बेसुध पड़े होते हैं। तभी ग्लैटिस एलेक्स को अपना सामान पैक करने का आदेश देती है। वह बताती है कि वे कल यहां से चले जाएंगे। उसने एलेक्स के माता पिता को नमक की रेखा के भीतर कैद कर दिया है और उसे चेतावनी दी है कि वह कभी उस रेखा को पार न करे। उसी समय बाहर आर्चर और जस्टिन घर की जांच कर रहे होते हैं। तभी अचानक पॉल दरवाजा खोलकर उन्हें इशारा करता है कि वे अंदर आएं। वे घर में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि पॉल और जेम्स किसी ट्रांस जैसी अवस्था में हैं। चारों ओर नमक की रेखा बनी है, लेकिन गलती से जस्टिन उस रेखा पर कदम रख देती है और तभी दोनों प्रेतग्रस्त होकर उन पर हमला कर देते हैं। उसी समय ऊपर एलेक्स भी नमक की रेखा पार कर देता है और उसके माता पिता हिंसक होकर उस पर टूट पड़ते हैं। नीचे जस्टिन पॉल से भिड़ती है और किसी तरह उसकी बंदूक छीनकर समय रहते उसे गोली मार देती है। आर्चर और जेम्स के बीच भी जबरदस्त लड़ाई होती है और दोनों तहखाने में गिर पड़ते हैं। वहां आर्चर पहली बार देखता है कि लापता बच्चे ट्रांस जैसी अवस्था में खड़े हैं। ऊपर एलेक्स खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है, लेकिन उसके माता पिता दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। मजबूर होकर वह ग्लैटिस के कमरे की ओर भागता है और वहां जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। वहीं बेसमेंट में आर्चर पर ग्लैटिस हमला कर देती है। एलेक्स अब आखिरी उम्मीद के सहारे वही अनुष्ठान दोहराने लगता है जिसे उसने ग्लैटिस को करते देखा था। वह अपना हाथ काटता है, लाल विक को शाखा पर लपेटता है और उसे तोड़ देता है। जैसे ही शाखा टूटती है, तहखाने में बंद बच्चे अचानक उन्मत्त होकर भाग निकलते हैं। ग्लैटिस घबराकर घर से बाहर दौड़ती है और प्रेतग्रस्त बच्चे उसका पीछा करते हुए पड़ोसियों के घरों, खिड़कियों और बाड़ों को तोड़ते चले जाते हैं। पूरा मोहल्ला इस दृश्य से दहशत में आ जाता है। घर के अंदर एलेक्स के माता पिता धीरे धीरे होश में आने लगते हैं, जबकि जस्टिन आर्चर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब वह पूरी तरह आविष्ट हो चुका है और हिंसक ढंग से उस पर हमला करता है। ग्लैटिस एक जंगली जानवर की तरह क्रूरता में बदल जाती है और खूनी उन्माद में आर्चर के सामने उसका शरीर अलग अलग कर देती है।
आखिरकार बच्चों और आर्चर की मदद से उसका दयनीय जीवन समाप्त हो जाता है। आर्चर फिर वास्तविकता में लौट आता है और घर से बाहर दौड़ता है, अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करता है। दूसरी ओर जस्टिन ऊपर दौड़ती है और देखती है कि एलेक्स अपने माता पिता को पकड़ रहा है, लेकिन वे अभी भी बेहोश और अनुत्तरदायी हैं। कुछ ही क्षणों बाद आर्चर को समझ आता है कि सभी बच्चे अभी भी बेहोश हैं और चारों ओर का दृश्य खूनी उन्माद में बिखरा हुआ है। सभी बच्चे अंततः अपने परिवारों के साथ फिर से मिल जाते हैं। उनमें से कुछ अभी भी बेहोश रह गए थे, लेकिन इस भयानक वर्ष के बाद उनकी आवाज और जीवन फिर से लौट आया है। ये थी वेपन की कहानी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही कंटेंट और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी शानदार वीडियो बनाने का हौसला देता है।